तो दोस्तों डीआरडीओ द्वारा एक हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया गया है जिसकी रेंज 1500 किलोमीटर बताई जाती है। पहले अटेम्प्ट में डीआरडीओ द्वारा सफलतापूर्वक इसका टेस्ट कंडक्ट किया गया और इस बात की धूम अब पूरी दुनिया में मच चुकी है, क्योंकि अगर हम लोग स्पेशली हाइपरसोनिक मिसाइल्स के क्लब को देखें तो अभी परमानेंट सदस्य के तौर पर एकमात्र रशिया ही दिखता है आपको, जिसके पास 2-3 तरह की हाइपरसोनिक मिसाइल्स है जो कि फुल्ली ऑपरेशनल है और उसके सारे के सारे प्रोजेक्ट बिल्कुल प्रैक्टिकल है। इसके अलावा दौड़ में सारी दुनिया ही पड़ी हुई है। इसके अलावा चाइना के भी अपने कुछ दावे हैं, लेकिन उसके दावे कितने सही है कितने गलत ये हम सभी जानते हैं। बात की जाए अमेरिका की तो अमेरिका नहा धोकर पीछे पड़ा है, लेकिन अभी वो इस फील्ड में सक्सेस हासिल नहीं कर पाया है। इवन अमेरिका के कई मीडिया हाउसेस पास्ट में कह चुके हैं कि हाइपरसोनिक मिसाइल प्रोग्राम के लिए आप भारत के साथ कोलैब कीजिए, इससे आपका और उसका दोनों का ही फायदा है और चाइना के एंड पर एक मजबूती मिलेगी दोनों को। अब आज की इस वीडियो की बात की जाए तो हम लोग हाइपरसोनिक मिसाइल को लेकर कोई डिस्कशन नहीं करेंगे, क्योंकि अभी तक आप लोगों ने इससे संबंधित सभी कुछ खबरें सुन ली होंगी। आज हम लोग स्पेशली बात करने जा रहे हैं इससे संबंधित कुछ जियोपॉलिटिक्स से, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और उसी की वजह से इसको टेस्ट किया गया है भारत द्वारा इस समय के ऊपर। तो चलिए डिस्कशन करते हैं। आप इस तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए, वैसे तो हाइपरसोनिक मिसाइल का जो प्रोग्राम था ये भारत द्वारा काफी पहले शुरू कर दिया गया था। वर्ष 2022 में हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी की तरफ से स्पेशली ये कहा भी गया था कि इन सभी प्रोजेक्ट्स को फास्ट ट्रैक मोड पर डाल दिया जाए, ताकि हाइपरसोनिक मिसाइल्स के जो प्रोग्राम है वो जल्द से जल्द सक्सेस हो जाए। और जो टाइम लाइन थी वो 2024 के एंड तक की रखी गई थी, तो तब तक हम लोगों ने इसे अचीव कर भी लिया। लेकिन इसके टेस्ट की अगर बात की जाए तो इस समय इसके टेस्ट के पीछे का मौका था बांग्लादेश और बांग्लादेश से जुड़ी हुई दूसरी समस्याएं। देखिए, मैं आपको बता दूं कि शेख हसीना की गवर्नमेंट से पहले भारत और बांग्लादेश के संबंध खट्टे मीठे टाइप के रहे हैं, आप सभी को पता है। आतंकवाद जैसी घटनाओं का भी सामना हमें बांग्लादेश की तरफ से करना पड़ा है। लेकिन इसके साथ साथ जो सबसे बड़ी समस्या आती थी वो आती थी हमें नॉर्थ ईस्ट के इलाकों में। ये हमारे नॉर्थ ईस्ट के साथ एक बड़ी लंबी चौड़ी बॉर्डर शेयर करते हैं और इसके चलते नॉर्थ ईस्ट में कई ऐसे आतंकी संगठन और उग्रवादी संगठन हैं जिनके साथ कोलैब करके ये कट्टरपंथी उन्हें हथियार वगैरह प्रोवाइड कराते थे। लेकिन जब से शेख हसीना की गवर्नमेंट आई थी, भारत को इस मामले में काफी ज्यादा रिलीफ था। भारत और बांग्लादेश दोनों कोऑपरेटिव तरीके से अपना अपना काम किए जा रहे थे, कई सारी चीजों का निपटारा भी किया। लेकिन मोहम्मद यूनुस जब से आए हैं, जब से बांग्लादेश के अंदर तख्ता पलट वगैरह किया गया है, तब से भारत के लिए स्थितियां पहले की तरह ही विकराल हो चुकी है। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के इलाके में जो भी आतंकी तत्व बांग्लादेश की तरफ से इन्हें मदद पहुंचाते थे वो जेलों में डाल दिए गए थे, तो उन्हें इस समय रिलीज करवा दिया गया है। इसके साथ साथ मोहम्मद यूनुस की बात की जाए तो वो अमेरिकन डीप स्टेट का एक पपेट माना जाता है और उन्हीं के कहने पर वो अपने सारे क्रियाकलाप इस समय कर रहा है। और अमेरिकन डीप स्टेट की स्पेशली बात की जाए तो भारत के मणिपुर में, भारत के मिजोरम वगैरह में और नॉर्थ ईस्ट के एक बहुत बड़े इलाके में अशांति फैलाने का इनका इरादा है। अब रिसेंटली मैंने आपको खबर दी थी कि पाकिस्तान की तरफ से एक जहाज बांग्लादेश पहुंचा है। 1971 के बाद ऐसी पहली घटना थी जब पाकिस्तान की तरफ से कोई जहाज सामान लेकर बांग्लादेश पहुंचता है, बांग्लादेश के चिटगांव। अब इसमें बताया ये जा रहा था कि कई सारे आर्म्स एंड एम्युनिशंस भरे पड़े हैं, इन्हीं की खेप पाकिस्तान के द्वारा बांग्लादेश को भेजी गई है। इससे भी बड़ी घटना आज से 1-2 महीना पहले यानी सितंबर के आसपास हुई थी। उस समय मोहम्मद यूनुस की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी करवाया गया था और ये कहा गया था कि पाकिस्तान से आने वाले किसी भी शिप की कोई जांच या फिर तलाशी वगैरह नहीं की जाएगी बांग्लादेश के अंदर, उन्हें बिल्कुल फ्री एक्सेस दिया जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि भारत के ही चेन्नई राज्य से अगर कोई शिप भारत के गुजरात राज्य के लिए चलता है तो गुजरात पहुंचने के बाद थोड़ी ना उसकी जांच वगैरह की जाएगी, तलाशी ली जाएगी कि इसमें क्या क्या सामान भरा है। अल्टीमेटली जो ट्रांसपोर्टिंग है वो हमारे ही देश से हमारे देश में हो रहा है। तो इसी तरह के कॉन्सेप्ट के ऊपर ये लोग आगे बढ़ रहे थे। इसके साथ साथ इस समय की अगर बात की जाए तो नॉर्थ ईस्ट में स्पेशली मणिपुर में क्राइसिस थोड़े से और बढ़ गए हैं पहले की तरह। उसी समय पाकिस्तान की तरफ से हथियारों की खेप बांग्लादेश पहुंचना और हो सकता है कि इस तरह की कोई इंटेलिजेंस हासिल हुई हो कि इस खेप में जितने भी हथियार वगैरह आए हैं उनका इस्तेमाल यहीं पर होने हैं यानी नॉर्थ ईस्ट में। तो इन सब चीजों को देखते हुए इस हाइपरसोनिक मिसाइल को इसी समय टेस्ट करने के लिए फाइनल किया गया हो। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि ये न केवल बहुत ज्यादा रेंज आपको देगी 1500 किलोमीटर या उससे भी ऊपर की, बल्कि हाइपरसोनिक स्पीड लगभग 6 माक की स्पीड से ये दुश्मनों की शिप को टारगेट पर ले सकती है। यानी दुनिया का कोई भी ऐसा जहाज नहीं है जो इसके एक वार से अपने आप को बचा ले। अगर किसी जहाज के ऊपर ये पड़ गई तो ये समझ लीजिए कि उस जहाज के टुकड़े टुकड़े होकर उसका पानी में डूबना बिल्कुल तय है। तो ये एक तरह का भारत की तरफ से मैसेज दिया गया कि देखिए, इस तरह की घटनाएं अगर हिंद महासागर और बे ऑफ बंगाल वगैरह में आप लगातार करते रहेंगे तो डेफिनेटली देर नहीं लगेगी,
आपके खिलाफ किसी तरह की कोई सख्त कार्रवाई करने के लिए। इसके साथ साथ ये चाइना को भी एक सिग्नल था कि देखिए आपका भी इंटरफेरेंस हिंद महासागर में बहुत बढ़ गया है। स्पेशली बात की जाए अगर आपकी स्पाई वेसल्स वगैरह की, तो उनको लेकर भी आप काफी ज्यादा परेशान कर रहे हैं हमें। कभी आप श्रीलंका पहुंचते हैं, कभी मालदीव पहुंचते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में आपको भी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। हम स्ट्रेट ऑफ मलक्का को आसानी से इस मिसाइल के माध्यम से चोक कर सकते हैं। हालांकि चोक तो हम लोग ब्रह्मोस के माध्यम से भी कर सकते थे, लेकिन इस मिसाइल की बात की जाए तो ये एक अच्छी खासी स्टैंड ऑफ दूरी मेंटेन करने में हमें सहयोग प्रदान करेगी। तो ये पूरा सार है इस मिसाइल का परीक्षण करने का इस समय। लेकिन अब इसको लेकर रिएक्शंस वो तो आप लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से देख ही लिए होंगे। बड़ी हंसी आ रही है और बड़ी खुशी भी हो रही है कि वो ब्रिटेन जो कि भारत के ऊपर 200 साल राज करता है, उसके अलग अलग संस्थाएं, उसके अलग अलग पत्रकार वगैरह भारत के बारे में और भारत की हाइपरसोनिक मिसाइल के बारे में अनाप शनाप बातें कर रहे हैं। यहाँ तक की बातें कर रहे हैं कि देखिए इस तरह के एडवांस वेपन्स जो कि हमारे पास भी नहीं है, भारत इन्हें डेवलप करके तैयार कर रहा है, इसके लिए पैसे इन्होंने हमसे ही लिए हैं। इनको इस तरह की गलतफहमी है कि ये भारत को रेगुलर एड प्रदान करते हैं और उससे जो हमें पैसा मिलता है उसी पैसे का इस्तेमाल करके हम अपनी स्पेस टेक्नोलॉजी, अपनी डिफेंस टेक्नोलॉजी इन्हें आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जबकि इन्हें पता होना चाहिए कि FCRA कानून के चलते इनकी जितनी भी फॉरेन फंडिंग थी वो भारत में बंद कर दी गई है। और अगर ब्रिटेन की तरफ से भारत को कुछ एड वगैरह मिला भी करती थी तो उसके पीछे का कारण भी ब्रिटेन ही था, क्योंकि ब्रिटेन द्वारा भारत के ऊपर लंबे समय तक रूल किया गया। भारत की मैक्सिमम वेल्थ का इन्हीं के द्वारा दोहन किया गया। अभी तक का आंकड़ा जो निकल कर आता है उसके अनुसार 48 ट्रिलियन डॉलर्स इन्होंने हमारी वेल्थ अपने यहाँ हजम कर ली। तो ऐसी परिस्थिति से उभारने के लिए और भारत विकास की राह पर आगे बढ़ पाए, इसी वजह से शुरुआती समय में इनके द्वारा हमें एड वगैरह दी जाती थी, जो कि मैं आपको अगेन बता दूं कि वर्ष 2015 में पूरी तरह से बंद करवा दी गई थी। क्योंकि इनके द्वारा दी जाने वाली एड भी डायरेक्टली भारतीय सरकार के पास नहीं आती थी, बल्कि वो अलग अलग एंटिटीज के पास पहुंचती थी, जिसका मिसयूज भी हो सकता था। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए इनके द्वारा दी जाने वाली एड संपूर्ण रूप से बंद करा दी। लेकिन अच्छी बात यहाँ पर यही है कि भारत एक ऐसे स्टैंडर्ड क्लब में शामिल हो चुका है जिसमें अभी तक तो केवल एक ही देश का नाम आता था और अब दूसरा भारत का आता है, क्योंकि भारत ने स्ट्रेस संबंधित सारे वीडियोस वगैरह और सारी फुटेजेस वगैरह सार्वजनिक तौर पर रिलीज की है और कई दुनिया भर के एक्सपर्ट्स द्वारा उन फुटेजेस वगैरह का गहन अध्ययन भी किया गया है और किसी ने अभी तक इसके ऊपर कोई संशय व्यक्त नहीं किया है। यानी हमारी मिसाइल का टेस्ट 100% सफल साबित हुआ है।